हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 7 इंडाइसिस, या फिर आप कह सकते हैं एक्सपोनेंट्स। सो इंडाइसिस होता है हमारा इंडेक्स का प्लूरल। सो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये क्या है, इसके रूल्स क्या क्या हैं, कैसे लिखते हैं, सब कुछ हम करेंगे। एंड देन वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज गिवन इन द बुक। सो फॉर एग्जाम्पल हमें कुछ ऐसे बोला है कि राइट 2 मल्टीप्लाइड बाय 2। सो इसको तो हम इजीली लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2। लेकिन अगर लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 8 टाइम्स, कितने टाइम्स, 8 टाइम्स, तो हम क्या करेंगे, 2 को कितने टाइम्स लिखना है, हमको 8 टाइम्स लिखना है। लेकिन जरा सोचो, अगर यहाँ 8 टाइम्स की जगह क्या आ जाए, 100 टाइम्स, तो टीडियस नहीं हो जाएगा आप लोगों के लिए? आप क्या 100 बार 2 लिखेंगे? सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या इंट्रोड्यूस हुआ मैथ्स में, इंडाइसेस, या आप कह सकते हैं एक्सपोनेंट। क्योंकि आपके लिए ये बहुत टीडियस हो जाएगा, और अगर मैं लिखना चाहूँ एक्सपोनेंट फॉर्म में तो वो आपके लिए इजी हो जाएगा। सो मैंने इसको कैसे लिखा, 2 रेज टू दी पावर 8। किस फॉर्म में लिखा, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा। और बोलते कैसे हैं, 2 रेज टू दी पावर 8, यानी जितनी बार 2 अपने आप से मल्टीप्लाई हो रहा था उतनी मैंने क्या लगा दी, पावर। सो व्हाट इज दिस, दिस इज पावर, या आप कह सकते हैं इंडेक्स, या बोल सकते हैं एक्सपोनेंट। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज बेस। क्या है ये, बेस। सो दोबारा सुनिए, हम कैसे बोलेंगे इसको, 2 रेज टू दी पावर 8। और क्यों एक्सपोनेंट्स इंट्रोड्यूस हुए मैथ्स में, देखो जरा, अगर मुझे कोई भी नंबर है वो 100 टाइम 200 टाइम ऐसे लिखना पड़ जाए तो कितना ज्यादा टीडियस हो जाएगा, और इजी तरीका भी नहीं है, मिस्टेक होने के चांसेस भी हैं। तो बहुत एक इजी तरीके से हमने इस फॉर्म को लिख दिया। किस फॉर्म में लिख दिया, एक्सपोनेंट फॉर्म में, 2 रेज टू दी पावर 8। अब क्वेश्चंस करने से पहले इसके कुछ लॉज होते हैं, हम वो लॉज पढ़ेंगे, फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहला लॉ है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, इफ बेसिस आर सेम, अगर बेस सेम है एंड दो नंबर्स मल्टीप्लाई में है, किसमें है, मल्टीप्लाई में है, बेसिस सेम है लेकिन पावर्स डिफरेंट है। ध्यान से देखिए, बेसिस सेम है, पावर्स डिफरेंट हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में है। तो हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व, ए रेज टू दी पावर m प्लस n, इनकी पावर्स क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और बेस हमारा वही रहेगा। कब अप्लाई होगा ये रूल, ये रूल कब अप्लाई होगा, ध्यान से सुनिए, ये रूल तब अप्लाई होगा जब हमारा बेस सेम होगा, पावर्स तो डिफरेंट है ही है। सो फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ में आता है, अगर मेरे पास लिखा है 3 रेज टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई 3 रेज टू दी पावर 7। अब ध्यान से देखिए, इधर मल्टीप्लीकेशन है, हाँ है, बेस सेम है, हाँ सेम है। अब हम ये रूल्स कैसे अप्लाई करेंगे, 3 रेज टू दी पावर 4 प्लस 7, यानी मुझे जरूरत नहीं पड़ी क्या करने की, कि इसको मैं 4 टाइम्स लिखती 3 को, इसको मैं 7 टाइम्स लिखती, एंड सो ऑन, और फिर देखती कितने टाइम्स आ रहा है। डायरेक्ट हमारा क्या आंसर आ गया, 4 प्लस 7 11। सो लॉज बनते ही क्यों हैं, हमारा काम आसान करने के लिए, ठीक है। अगर मैं इसको नॉर्मली करती तो कैसे करती, 3 को 4 टाइम्स लिखती, फिर 3 को 7 टाइम्स लिखती, फिर काउंट करती कितने टाइम्स आ रहा है। तो उससे बेटर क्या रहा, हमने फर्स्ट लॉ अप्लाई किया, देखा कि बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में है, सो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 3 रेज टू दी पावर 11। सेम ऐसे ही आपका सेकेंड लॉ है। सेकेंड लॉ क्या कहता है, ए रेज टू दी पावर m डिवाइडेड बाय ए रेज टू दी पावर n। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें डिवाइड हो रहा है, क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो पावर्स क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी, क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी पावर्स। इसको भी एग्जाम्पल से देख लेते हैं। लिखा हुआ है 3 रेज टू दी पावर 7 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू दी पावर 4। सो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा टायरिंग काम हो जाएगा। क्या करना, 3 को 7 टाइम्स लिखो, फिर 3 को 4 टाइम्स लिखो, फिर देखो कितने कट हो रहे हैं, फिर
क्योंकि अभी तो आपको ये पावर छोटी लग रही है, लेकिन अगर यहाँ 100 हो, यहाँ 50 हो, तो क्या 100 टाइम्स लिखोगे, 50 टाइम्स लिखोगे, फिर कट करोगे? नहीं, हम क्या अप्लाई करेंगे, हम अपना सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे, जो क्या कहता है कि अगर बेस सेम है और वो नंबर्स डिवीजन में है, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो इससे आपका क्या आ जाएगा डायरेक्ट आंसर, 3 raised to the power 3। इतना सबको समझ में आ गया। थर्ड लॉ, थर्ड लॉ देखते हैं। ये भी बहुत आसान है, ये चैप्टर ही बहुत आसान है। अगर आप ध्यान से करेंगे तो ये चैप्टर ही पूरा बहुत आसान है। तो अगर मेरे पास लिखा है a raised to the power m, ब्रैकेट raised to the power n, मतलब a raised to the power m है और होल ब्रैकेट, होल पावर कितनी है, n है। तो इसको कैसे लिखूंगी मैं, ये इक्वल होगा m मल्टीप्लाई n। यानी अगर आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है, इसमें कुछ नहीं देखना आपको, बेस सेम है या डिफरेंट है, मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, बस इसमें किस फॉर्म में लिखा होगा। देखो जरा, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के दिखाती हूँ, 3 raised to the power 2 raised to the power 2, यानी इसकी भी पावर थी। तो हमने क्या करना है, ब्रैकेट रिमूव करना है और दोनों पावर्स को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। समझ में आया सबको, ये तीनों रूल्स समझ में आ गए। देखो जरा, पहला लॉ क्या था, कह रहे थे कि अगर बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। और मैंने आपको पहले ही बताया है, जो ये हमारे लॉ हैं, ये हमारा काम आसान करने के लिए ही तो है। क्योंकि मैंने तो आपको छोटी छोटी पावर्स रख के दिखा दी। अगर यहाँ 100 200 होगा, तो क्या 100 और 200 टाइम्स लिखोगे पहले और फिर कैलकुलेट करोगे? नहीं, आप सीधा लॉ अप्लाई करोगे। ओके, सेकेंड लॉ क्या कहता है कि a रेज टू द पावर m है और वो डिवाइड हो रहा है a रेज टू द पावर n से। क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। सो डिवीजन में क्या होगा, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, a रेज टू द पावर m माइनस n आ जाएगा। देन थर्ड लॉ हमारा क्या कह रहा है, a रेज टू द पावर m है एंड रेज टू द पावर n है, तो क्या आएगा, a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई n। पावर्स क्या हो जाएंगी, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो अभी जो हमारे मेन बेसिक 3 लॉज थे वो हम कर चुके हैं। अगर उसमें किसी को प्रॉब्लम है तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है। लेकिन अभी और रूल्स हैं जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले सीखेंगे। अब ये रूल्स हम क्यों सीख रहे हैं, ताकि हमें क्वेश्चंस करते हुए प्रॉब्लम फेस ना हो। क्योंकि अगर हमें बेसिक नहीं पता होगा किसी चीज़ का, तो हम उसे क्या सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो रूल 1 क्या कहता है, रूल 1 कह रहा है a मल्टीप्लाई b रेज टू द पावर m है, तो इसका मतलब है a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई b रेज टू द पावर m। ओके, और अगर मैं इसको डिवीजन में लिखूं, तो डिवीजन में क्या होगा, a डिवाइड b रेज टू द पावर होल पावर, अगर m लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, a रेज टू द पावर m और b रेज टू द पावर m है। सो दिस इज द रूल। अभी आपको इससे समझ में नहीं आया होगा, ए और बी लिखा है। सो फॉर एग्जाम्पल, दोबारा मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम्पल से आप और अच्छे से कनेक्ट हो पाते हैं। लिखा हुआ है 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 2। तो इस रूल के अकॉर्डिंग मैं क्या कर सकती हूँ, इसका मतलब ये है कि इन दोनों की पावर कॉमन 2 है। ठीक है, अगर मुझे सेपरेटली लिखना है तो कैसे लिखूंगी, 2 रेज टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज टू द पावर 2। और यही रूल अगर मैं देखूं डिवीजन में, होल पावर 2, तो क्या लिखूंगी, 2 रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू द पावर 2। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत इजी रूल है। नेक्स्ट हमारा रूल है, इफ एनी नंबर हैज द पावर 0, एनी नंबर, कोई भी नंबर अगर उसकी पावर 0 है तो आपको क्या लिख देना है, 1, ना कि 0। ठीक है, क्या लिख देना है, 1। जैसे लिखा हुआ है 5 रेज टू द पावर 0, क्या लिख दोगे, 1। लिखा हुआ है 3 रेज टू द पावर 0, क्या लिख दोगे, 1।
अब हम एक नेक्स्ट रूल और देखेंगे। रूल नंबर 3 क्या कहता है कि अगर किसी की भी पावर नेगेटिव है, मुझे वो पॉजिटिव में लाना है, तो मैं क्या करूँगी, उसका रेसिप्रोकल कर लूँगी। क्या कर लूँगी? उसका रेसिप्रोकल कर लूँगी। यानी या तो आपको इधर ऐसे दिया हो या इधर आपको इस वे में दिया हो, तो जस्ट रेसिप्रोकल करेंगे। जो भी आपका इंडेक्स है या पावर है, उसका क्या क्या चेंज हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा। अगर वो नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, एक और क्लियर होगा। लिखा हुआ है अगर 2⁻³ तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगी तो आएगा 1/2⁻³ ठीक है। ये तीनों रूल्स आई होप आपको समझ में आ गए हो। एक और रूल देखेंगे हम। सो रूल नंबर 4 क्या है, अगर मेरे को इस फॉर्म में कुछ लिखा हुआ है n√a, सो वो इक्वल्स टू होगा a⁻1/n के। थोड़ा और क्लियरली हम एग्जाम्पल से सीखेंगे। अगर लिखा हुआ है अंडर रूट और इधर है 3, √2 और इधर n की जगह क्या लिखा हुआ है? 3। सो इस व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब क्या है? 2⁻1/3 ठीक है। अगर लिखा हुआ है 2√2, छोटा सा 2 लिखा रहता है, आपने बहुत जगह देखा होगा। इसका मतलब ये भी है √2 जो आप नॉर्मली लेते हैं, स्क्वायर रूट। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 2⁻1/2, यानी जो भी यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा वो पावर में आ जाएगा आपका 1/n। ओके, आई होप ये चारों रूल्स आपको अच्छे से समझ में आ गए हों। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक्स जानने होंगे, ठीक है। जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं, या किसी नंबर का अगर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो कैसे करेंगे, क्योंकि अगर ये नहीं आता है आपको तो आप एक्सपोनेंट्स नहीं कर पाएंगे, थोड़ी डिफिकल्टी होगी, ठीक है। सो बेटर है एक्सरसाइज करने से पहले ही हम इन चीज़ों को क्लियर कर लें। तो अगर आपको इनमें से कोई भी लॉ, कोई भी रूल समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, सो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम क्या सीखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, जिसमें हमेशा आप लोग कंफ्यूज रहते हैं, बल्कि कुछ बच्चे तो अब तक भी मिस्टेक करते हैं, 9th-10th में आके भी मिस्टेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई नंबर लिखा है 32, तो मैं उसको फैक्टराइज कैसे करूंगी? यूजिंग प्राइम नंबर्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2 से करते हैं ऑब्वियसली। अब मैं कर रही हूँ ना तो बहुत बच्चों को इजी लग रहा है, लेकिन अगर यही चीज एक्सरसाइज में आती ना बीच में तो कंफ्यूज हो जाते, ठीक है। सो ये होगा 16 टाइम्स, देन अगेन 2 से हम कर सकते हैं 8 टाइम्स। सो लाइक दिस वी हैव सॉल्व्ड। ओके, सो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 32। ये क्या है? 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब इसे प्राइम फैक्टराइजेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो भी नंबर्स हमें ऑब्टेन होते हैं, जो भी फैक्टर्स हमें ऑब्टेन होते हैं, वो कैसे होते हैं? प्राइम होते हैं। कैसे होते हैं? प्राइम होते हैं। अब देखो हम कैसे लिख सकते हैं 32 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। 2 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? 5 टाइम्स। तो मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ? 2⁻5। ओके, ऐसे ही आप जैसे 125 को करेंगे तो ये 2 से तो नहीं हो रहा है, 3 से भी नहीं हो रहा है, 5 से करेंगे। ओके, 5 से करेंगे तो आएगा यहाँ 25 टाइम्स। देन अगेन अगर आप 5 यूज करेंगे तो यहाँ आएगा ये 5 टाइम्स, लाइक दिस। तो आप 125 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो एक्सपोनेंट फॉर्म में? कितने टाइम्स आ रहा है? 5, 3 टाइम्स आ रहा है। तो आई होप ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, आप लोगों को समझ में आ गई होगी।